नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र पूर्वावलोकन 2021 का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर हमारा एक तरफ तो लेक्चर चल रहा है प्राचीन भारत का और दूसरी तरफ आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से डिस्कशन होता है, तो सीधा चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ और थोड़ा लाइक करते हुए चलिएगा। और साथ ही साथ देखिए, गर्मी बहुत है, कूलर बंद करके पढ़ाना पड़ता है आप लोगों को, तो कभी भी हो सकता है जब थक जाओ तो लेक्चर जो है वह मैं बंद कर दूं। तो थोड़ा तैयार रहेगा इन सब चीज़ों के लिए। फ़िलहाल बात करते हैं पहले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था ए 570 ईस्वी में, बी 622 ईस्वी में, सी 642 ईस्वी में या फिर डी 670 ईस्वी में। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 570 ईस्वी में जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म जो है वह मक्का में हुआ था। इसी कारण जो मक्का है वह इस्लाम धर्म के लोगों का या इस्लाम धर्म के मानने वालों का पवित्र स्थल है। ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु जो है वह 632 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि मक्का कहाँ है। ए सीरिया, बी ईरान, सी इराक या फिर डी सऊदी अरब। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। मक्का जो है वह सऊदी अरब में स्थित है और यहीं पर मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ए यूनानियों ने, बी रोमवासियों ने, सी चीनियों ने या फिर डी अरबों ने। चलिए देखिए, हिंद के निवासियों के लिए पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन से समझिए, कई चीज़ों को आप जानेंगे। देखिए, ईरानियों ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था और यूनानियों ने हमको इंडिया कहा था। और हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। यहाँ पर वही भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, लेकिन कुछ परंपरागत मान्यता है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। फिलहाल इन सबको छोड़िए, यहाँ पर फोकस करिए कि ईरानियों ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था, यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया कहा था, जबकि यहाँ के निवासियों के लिए पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग जो है वह अरबों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। ए 647, बी 1013, सी 711 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वह हुआ था अरबों के द्वारा और यह हुआ था 712 ईस्वी में। ठीक है, हालांकि इसके पहले भी मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व भी 711 ईस्वी में ही उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, लेकिन वह पराजित हुआ था और मार दिया गया था। आगे चल करके इराक के शासक अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सर्वप्रथम जीता गया जो क्षेत्र था वह था देवल, देवल के बाद मुल्तान। इसी प्रकार से क्रम है, इनके बारे में भी आगे बात होगी। फिलहाल यहाँ देखिए, ठीक है, तो भारी संघर्ष के बाद 712 ईस्वी में सिंध पर जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा विजय प्राप्त कर ली गई थी। ठीक है, उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ जचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई, तो डायरेक्ट आंसर पर चलें, ऑप्शन नंबर सी 712 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी। सीधा आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, लेकिन इसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। अगर स्थायी परिणामों के बारे में बात करें तो वह जो है आक्रमण किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, देखिए 8वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में, यानी कि 712 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त कर ली गई थी, लेकिन इसका भारत के आंतरिक राज्यों में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, अरबों द्वारा सिंध और मुल्तान के अरब जो है वह सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सके थे और उनकी शक्ति जो है वह धीरे धीरे क्षीण भी हो गई थी। ठीक है, इतना मत जानिए। फिलहाल नेक्स्ट देखिए, जहाँ पूछा जा रहा है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ए गजनी के, बी गोर के, सी अरब के या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत पर जो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे वह अरब थे।
ठीक है। देखिए एक बार 636-637 ईस्वी में भी भारत पर अरबों द्वारा आक्रमण किया गया था और यह आक्रमण जो है खलीफा उमर के समय बम्बई के निकट थाने पर हुआ था, लेकिन यह आक्रमण असफल हो गया था। आगे चल करके जो सर्वप्रथम सफल आक्रमण रहा वह 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया, ठीक है। और यह आक्रमण किया गया था खलीफा अल वाजिद के शासन काल में, ठीक है। किसके द्वारा करवाया गया था? तो जो इराक के शासक थे अल हज्जाज, उनके द्वारा यह आक्रमण करवाया गया था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध को 712 ईस्वी में और मुल्तान को 713 ईस्वी में जीत लिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम था ए तुर्क, बी मंगोल, सी अरब या फिर डी तुर्क अफगान। जाहिर सी बात है मोहम्मद बिन कासिम जो था वह अरबी था, ठीक है, या अरब था। देखिए मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी शासक था, वह राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था, ये सब मत जानिए रिश्ते उसते। नेक्स्ट, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ए अल्पतगीन, बी महमूद, सी सेबुक्तगीन या फिर डी इस्माइल। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गजनी वंश का संस्थापक या गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था, ठीक है। और इसी का अन्य वंश, इस वंश का एक अन्य नाम हमको देखने को मिलता है इतिहास में, यामिनी वंश। देखिए अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था और इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला पर तक था, ठीक है। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का एक अन्य नाम हमको यामिनी वंश देखने को मिलता है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था और उस समय जो है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है हिंदू शाही राजवंश का राज्य हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न कथन और कारण के रूप में है, जिसमें कथन ये है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और कारणार बताया जा रहा है कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। कूट है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार इसका उद्देश्य होता था लूटपाट करके धन एकत्रित करना और यहाँ से चलता कर रफा दफा होना, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ए धंग, बी विद्याधर, सी जय शक्ति या फिर डी डंग। चलिए देखिए चंदेल शासक विद्याधर जो है वह कभी भी महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। कारण यह था कि जिस समय यह युद्ध हो रहा था इन दोनों के बीच, उस समय ऐसा पता चला कि जिस नदी के किनारे इनके मध्य युद्ध होने वाला था वहाँ पर भीषण बाढ़ आने की संभावना है। इस कारण विद्याधर ने चुपचाप जो है सूझबूझ का पहल देते हुए अपनी सेना को रातों रात हटा लिया, ठीक है। अपनी सेना को रातों रात हटा लिया और आगे चल करके महमूद गजनवी भी सुबह होते ही लौट गया वहाँ से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विद्याधर ही एक अकेला ऐसा हिंदू शासक था जो कभी भी महमूद गजनवी या फिर जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था, ठीक है। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 के मध्य हुआ था, ठीक है। देखिए मुस्लिम लेखकों के द्वारा विद्याधर को तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली और शासक बताया गया। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का, देखिए इनके द्वारा ना एक हिंदू राजाओं का एक संघ बनाया गया था विद्याधर के द्वारा मिल करके, और इसका उद्देश्य यह था कि कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना। उनका मानना था कि जो कन्नौज का शासक राज्यपाल था उसने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध कर दिया है, ठीक है। तो इनके संघ द्वारा मिल करके राज्यपाल पर आक्रमण किया गया और अंततोगत्वा कन्नौज के राजा राज्यपाल को मार दिया गया। और कारण यह था कि इसने यानी कि राज्यपाल ने महमूद गजनवी का बिना प्रतिरोध किए हुए ही मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को उसको लूटने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ए हसन निजामी, बी उतबी, सी फिरदौसी या फिर डी चंद बरदाई। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वह था उतबी
इसी के द्वारा जो है तारीख ए आमनी या फिर किताब उल आमनी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। देखिए महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वह उतबी था और उसने किताब उल यामिनी या फिर तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, महमूद गजनवी स्वयं भी एक शिक्षित और सुसभ्य व्यक्ति था। ठीक है, सुसभ्य वगैरह मत लिखिए। ठीक है, शिक्षित व्यक्ति था और विद्वान था, बस इतना जानते हैं। ठीक है, उसने वह विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। सुसभ्य होता तो लूटपाट काहे करता। नेक्स्ट, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? ए सुबुक्तगीन, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गौरी या फिर डी अलपतगीन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं। ठीक है, देखिए शाहनामा का जो लेखक था वह फरिश्ता तो था ही नहीं, पहली चीज़ यहीं पर प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, शाहनामा का लेखक जो था वह था फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा का लेखक था फिरदौसी और यह महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखिए आप लोग समझेंगे। देखिए शाहनामा का लेखक जो है वह फरिश्ता न होकर के फिरदौसी था और यह महमूद गजनवी के दरबार का एक प्रसिद्ध कवि था। फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी। और फरिश्ता के बारे में अगर बात करें तो फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी थी। ठीक है, फरिश्ता का पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था और वह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा। बाद में वह बीजापुर चला गया और इसकी एक पुस्तक है तारीख ए फरिश्ता जो कि बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। ठीक है, तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी किसको समर्पित है? बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को। ठीक है, जिसको किसने लिखा था? फरिश्ता ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि शाहनामा के लेखक कौन था? ए उतबी, बी फिरदौसी, सी अलबरूनी या फिर डी बरनी। तो जाहिर सी बात है, अभी अभी हमने देखा महमूद गजनवी का दरबारी कवि फिरदौसी द्वारा लिखा गया था शाहनामा। उतबी ने क्या लिखा था? तारीख ए यामिनी या किताब उल यामिनी। और फरिश्ता ने क्या लिखा था? तारीख ए फरिश्ता या फिर गुलशन ए इब्राहिमी। नेक्स्ट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? ए अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदायूनी, सी अलबरूनी या फिर डी दारा सिकोह। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अलबरूनी के द्वारा देखिए पुराणों का भी अध्ययन किया गया था। वास्तव में अलबरूनी एक जिज्ञासु व्यक्ति था और काफ़ी ज़्यादा पठन पाठन में विश्वास करता था। उसने इतिहास के अलावा जो है खगोल विज्ञान, भूगर्भ, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र आदि से संबंधित विषयों की भी शिक्षा ग्रहण की या फिर इनका भी अध्ययन किया। अलबरूनी जो है वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और यह प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था और इसी के द्वारा आगे चल करके संस्कृत की रचनाओं का भी अध्ययन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वाराह मिहिर की रचनाएं उल्लेखनीय हैं। ठीक है, जगह जगह पर अलबरूनी के द्वारा अपने लेखों में भगवत गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण आदि के लेखों को भी उद्धृत किया गया है या फिर उदाहरण दिया गया है भगवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण का अपने लेखों में। ठीक है, देखिए अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना की है। ठीक है, आगे चल करके एडवर्ड साची ने अरबी भाषा के इस ग्रंथ तहकीके हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया और आगे चल करके इसी तहकीके हिंद के अरबी भाषा का अनुवाद जो है वह रजनीकांत शर्मा द्वारा हिंदी में किया गया। ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ए फरिश्ता, बी अलबरूनी, सी अफीफ या फिर डी इब्न बतूता। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अलबरूनी जो है वह महमूद गजनवी के साथ आने वाला एक इतिहासकार था। नेक्स्ट, अलबरूनी भारत आया? ए 9वीं शताब्दी ईस्वी में, बी 10वीं शताब्दी ईस्वी में, सी 11वीं शताब्दी ईस्वी में या फिर डी 12वीं शताब्दी ईस्वी में। चलिए, महमूद गजनवी कब आया था? 11वीं शताब्दी ईस्वी में जो है अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। ठीक है, नेक्स्ट, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलबरूनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? ए
वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था। बी, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। सी, वह संस्कृत का विद्वान था। डी, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अलबरूनी जो है वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। इसके द्वारा जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी किया जाता था, मतलब अपने धर्म को लेकर के प्रगाढ़ प्रेम भी था अलबरूनी का। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? ए, भीमराज प्रथम। बी, भीमदेव। सी, मूलराज। या फिर डी, जय सिंह सिद्धराज। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर हमले के बाद जो है वहाँ के शासक भीमदेव प्रथम के द्वारा जो है इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। ठीक है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1026 ईस्वी में लूटा था। ठीक है, नेक्स्ट, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ए, मोहम्मद बिन कासिम। बी, महमूद गजनवी। सी, शेर शाह। या फिर डी, अकबर। चलिए, देखिए, चांदी के सिक्के को दिरहम कहा जाता था। ठीक है, उस समय चांदी के सिक्के को दिरहम कहा जाता था और दिरहम का वजन जो था वह 3 ग्राम का था। फिलहाल अभी आएगा आगे। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। महमूद गजनवी के साथ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। देखिए, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी सिक्कों के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ठीक है, ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था, जबकि दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में ही लिखा था। क्या लिखा था यह मत जानिए। और इस चांदी का जो सिक्का होता था उसको दिरहम कहा जाता था और इसका वजन 3 ग्राम का था। ठीक है, नेक्स्ट, पूछा जा रहा है यहाँ कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? ए, जलालुद्दीन मंगवरनी। बी, गजनी का महमूद। सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। या फिर डी, चंगेज खान। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के द्वारा मध्य एशिया को वर्ष 1192 ईस्वी में जीता गया था। ठीक है, इसके द्वारा कई युद्ध लड़े गए थे। आइए इनके बारे में बात करते हैं, सभी के बारे में। देखिए, मोहम्मद गौरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीत लिया था। मोहम्मद गौरी द्वारा प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। 1205 तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्वजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर लगातार चढ़ाई करता रहा। मोहम्मद गौरी ने 1175-76 में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी। हालांकि यह तराइन का जो है वह प्रथम युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हो गई थी। आगे चल करके मोहम्मद गौरी उस समय तो भाग गया, लेकिन आगे चल करके फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई और अंततोगत्वा भारत में एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? ए, भीम द्वितीय। बी, पृथ्वीराज चौहान। सी, जयचंद। या फिर डी, पृथ्वीराज द्वितीय। देखिए, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीम द्वितीय ने। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। देखिए, 1178 में मोहम्मद गौरी द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया, लेकिन मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी का मुकाबला किया और उसको परास्त भी कर दिया। यह उसकी भारत में पहली पराजय थी। पृथ्वीराज चौहान ने तो उसे तराइन के प्रथम युद्ध में 1192 में हराया था। ठीक है, नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ए, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी। बी, तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी। सी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। या फिर डी, कन्नौज का युद्ध 1194 ईस्वी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य चंदावर का युद्ध होता है 1194 में,
जिसमें जयचंद की पराजय हो जाती है। ठीक है, चलिए देखिए 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर जो कि वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था, कब हुआ था, तो 1194 में। ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद, सी कुमारपाल या डी भीम द्वितीय या फिर मूलराज द्वितीय। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है। 1194 में जो है वह जयचंद को पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा कि 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। ए कुमारपाल, बी जयचंद, सी गोविंदराज या फिर डी भीम द्वितीय। तो सीधे आंसर चलते हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध या डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद से ही भारत में मुस्लिम केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई थी। यह युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी जो है वह जीत गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नामों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। पहला चंगेज खां, दूसरा महमूद गजनवी, तीसरा मोहम्मद गौरी और चौथा है तैमूर। कूट है ए 1 2 3 4, बी 2 3 1 4, सी 3 4 1 2 या डी 4 1 2 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 3 1 4, पहले महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज खां और सबसे अंत में तैमूर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। देखिए 999 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में तथा सन 1205 ईस्वी तक उसके द्वारा बारंबार आक्रमण किया गया। ठीक है, वहीं चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हो गया था, किया नहीं था इसने, इसके आक्रमण का भय 1221 के आसपास तब उत्पन्न हो गया जब ख्वारिज़्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी भाग करके दिल्ली सल्तनत की ओर आ गया था। हालांकि यह युद्ध जो है वह इल्तुतमिश की सूझबूझ के कारण टल गया था। नेक्स्ट, सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया में मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, किस मुस्लिम शासक के, अभी घबराइए मत, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं मध्यकाल इतिहास की। ठीक है, आगे चल करके धीरे धीरे इन सभी के बारे में सारी चीज़ें और डिटेल वह आपको प्रश्नों के माध्यम से ही मिल जाएंगी। मत परेशान होइए इतना, ठीक है, कि नहीं आ रहा है क्या करें, नहीं आ रहा, मत परेशान होइए, नहीं आ रहा पढ़िए तो पढ़िए तब ना आएगा। देखिए, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। ए मोहम्मद गौरी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है और दूसरी तरफ उसमें अरबी भाषा में कलमा खुदा हुआ है, या आयत कह दीजिए आप लोग, वह खुदा हुआ है। ठीक है, देखिए मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है एक तरफ और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदा हुआ है। नेक्स्ट, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया। ए ताजुद्दीन यल्दौज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश या फिर डी नासिरुद्दीन कुबाचा। अख्ता यानी जैसे आप जागीरदारी कह लीजिए, उस प्रकार की एक प्रथा थी। ठीक है, कि अब भैया यहाँ का शासन प्रशासन तुम देखो, आगे जो है हम लोग बात करते रहेंगे, हमको कुछ इतना इतना देते रहना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम अख्ता जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। ठीक है, देखिए गौरी की विजयों के शीघ्र बाद ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई थी। 1192 से 1206 ईस्वी के मध्य तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत में विजित भागों का प्रशासन संभाला और इसी अवधि में उत्तरी भारत में
ऐबक के द्वारा तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया गया था। तो ऐबक क्या था? ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह तुर्की था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी या डी याल्दौज। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मोहम्मद गौरी का यह भी दास था बख्तियार खिलजी, जिसके द्वारा बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की गई थी। देखिए, 1193 से 1202 के मध्य बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार की विजय की गई तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को पूरी तरीके से तहस नहस करके उसकी राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया गया था। आगे चल कर के 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य में उसने बंगाल पर आक्रमण किया और उस समय जो बंगाल का शासक था वह था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ही निकल लिए वहाँ से। ठीक है, अब जब ये निकल लिए तो तुर्की सेना वह आसानी से राजधानी नादिया में प्रवेश करती है और खूब जम करके लूटपाट करती है। अब चूंकि जो है नेतृत्व करता या नेता ही नहीं था, तो अब वहाँ की जनता जो है उसके द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया। लक्ष्मण सेन ने भाग करके पूर्वी बंगाल में शरण ले ली और कुछ समय तक वह वहीं से शासन चलाता रहा और इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न छोड़ दिया। ठीक है, इख्तियारुद्दीन ने अपनी राजधानी जो है वह लखनौती को बनाया था। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, पूरा नाम बख्तियार खिलजी भाई साहब का। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, अंतिम नहीं है, इसके बाद 2 प्रश्न और है। नेक्स्ट, मुझे लग रहा है बहुत गर्मी लग रही है, जल्द से जल्द खत्म हो ये चैप्टर, तो कम से कम कंप्लीट करवा ही लिया जाए, है कि नहीं। फिलहाल बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ए, एक तो आजकल अचानक से गर्मी बढ़ गई है ना, मलिक इब्राहिम, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी, सी डी अली मर्दान खिलजी या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए, अभी अभी आपने देखा कि बिहार का जो प्रथम विजेता था वह था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, कौन शासक था उसमें? बंगाल का लक्ष्मण सेन, बिना लड़े ही भाग गए। नेक्स्ट, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, तो अभी अभी हमने देखा इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा बिहार को पूरी तरीके से तहस नहस करते हुए बिहार की राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। कब से कब तक के बीच में यह हमला किया गया था? तो 1193 से लेकर के 1202 के मध्य में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि कथन और कारण के रूप में है। कथन ये है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारणार बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। कूटों का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है आपके पास ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन सही किंतु कारण गलत है और डी, कथन गलत किंतु कारण सही है। तो इससे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर सब एक ही होते तो भाग भाग छोड़ छोड़ भागते का है। ठीक है, तो भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए उसका एक महत्वपूर्ण कारण था कि उस समय उत्तर भारत में किसी भी प्रकार की शक्तिशाली सत्ता नहीं थी और न ही राजनीतिक एकता थी शासकों के मध्य। ठीक है, देखिए, मध्य भारत में तुर्कों के आक्रमण सफल हुए जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हो गया था। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनी वंश के शासक सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संसवंशी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा इनके वंशों के नाम। ठीक है, भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संसवंशी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य नहीं था। ठीक है, चलिए, इसके अतिरिक्त तुर्कों की रणनीति, उनके सैनिक संगठन, उनके संसाधन आदि जो भी थे वह भारतीयों से काफ़ी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में थे। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, जहां पूछा जा रहा है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? ए, दसपुर शिलालेख, बी, प्रयाग प्रशस्ति, सी, एरण शिलालेख या फिर डी, हाथी गुम्फा शिलालेख। आप इन्हीं दोनों में से बता दीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर या फिर दसपुर शिलालेख से हमको रेशम बुनकरों की एक श्रेणी के बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम है पट्टवाय श्रेणी। ठीक है, देखिए, दसपुर या मंदसौर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल इस लेख में जो है कुमारगुप्त के राज्यपाल
बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर यानी मंदसौर या दसपुर के अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है। और यहाँ से प्राप्त एक लेख में ही हमको पट्टवा श्रेणी, जो कि किसे कहा जाता था, रेशमी सूत बुनने वालों की एक समिति थी, उसको कहा जाता था, एक पट्टवाय श्रेणी का भी उल्लेख मिला। और इसके अलावा हमको इंदौर लेख में भी एक तौलिक श्रेणी का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि रेशम बुनकरों की नहीं, जो माप तौल वाले जो व्यापारी हुआ करते थे उनकी श्रेणी थी यह तौलिक श्रेणी। इसका प्रमाण हमको कहाँ मिला, इंदौर लेख से। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर को यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के कुछ वंशों के बारे में। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।